नमस्कार। आज हम आवर्तन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से हम डेविस के भौगोलिक आवर्तन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं एक सामान्य परिचय जो आवर्तन चक्र के बारे में जानकारी दे देता हूँ। स्कॉटिश भूगोलवेता हुए हैं जिनका नाम जेम्स हटन है ने 1785 में भूवैज्ञानिक क्षेत्र में जो चक्रीय अपरदन का अवलोकन किया। उनका यह मानना था कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई भविष्य है। अंततः उनका यह मानना है कि पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रवृत्ति की संकल्पना में परिणित है और इसी आधार पर उन्होंने एकरूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यही जो आगे चलकर विलियम मॉरिस डेविस भूगोलवेता हुए हैं, उन्होंने अपरदन चक्र की 19वीं सदी में अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया। और डेविस के अनुसार उनका ये मानना था कि स्थलाकृति का जो निर्माण होता है तथा उसका जो विकास होता है वो ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे हम बात करें तो पृथ्वी की जो सतह पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक अंतर्जात बल होता है, दूसरा बहिर्जात बल होता है। अंतर्जात बल के अंदर हम देखते हैं कि पटल विरूपणीय, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप आदि है, जबकि पृथ्वी के जो अंदर उत्पन्न होते हैं तथा धरातल की जो विषम संरचनाएं हैं उनका निर्माण करते हैं ये लोग। इसी तरह अंतर्जात बल जो होते हैं इनके द्वारा दो तरह के रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें उत्थान के द्वारा पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, नदियाँ आदि का निर्माण होता है, और जो अवतलन होता है उनके द्वारा झील, गड्ढे आदि का निर्माण हम लोग इसमें देखते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे ये जो बहिर्जात जो बल होते हैं, जिसमें नदी है, बहता हुआ जल है, सागरी तरंगे, हिमानी, परिहिमानी, ये मुख्य रूप से सहायक कारक के रूप में कार्य करते हैं और ये किसी भी धरातल को समतल स्थापन करने में अपने बल का कार्य करते हैं। जैसे हम बात करें जो बहिर्जात बल द्वारा विषमताओं को दूर करने में जो परिवर्तनशील कार्य करते हैं और समतल मैदान में इसको बदल देते हैं। इस प्रकार समय के साथ जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, जिसको तरुण कहते हैं, प्रौढ़ या जीर्ण को सम्मिलित जो प्रभाव होता है, जिससे ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय या अपरदन द्वारा समतल मैदान में बदल जाता है, इसे अपरदन चक्र कहते हैं। और डेविस महोदय ने इसे भौगोलिक अपरदन चक्र का नाम दिया है। अब मैं सामान्य जानकारी जैसे डेविस की भौगोलिक चक्र है उसके बारे में बता देता हूं। डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह डेविस महोदय ने जो स्थूल रूप के जो विकास हुए हैं उनकी चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया और ऐतिहासिक परिवेश में उनका अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि अपरदन की जो कारक होते हैं, किसी भी स्थूल रूप के निर्माण और विकास में जो उसकी संरचना होती है, उसका जो प्रक्रम होता है, अपरदन की जो कारक होते हैं तथा जो समय होता है, अवस्था का प्रभाव मुख्य रूप से इस चक्र में शामिल रहता है, जिसको डेविस ने अपने त्रिकुट के रूप में शामिल किया है। जैसे इन जो डेविस की जो त्रिकुट है इनमें संरचना है, प्रक्रम है और समय का प्रतिफल ये मुख्य रूप से मानते हैं, जो किसी भी स्थलखंड को एक समतल मैदान में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम जैसे उन्होंने कहा कि डेविस महोदय ने बताया कि स्थल रूपों के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होते हैं और इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्थान और अपरदन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। डेविस महोदय जब कहते हैं कि किसी भी स्थलखंड का उत्थान के साथ उसका अपरदन, उत्थान के साथ उसका जो अपरदन चक्र है वो प्रारंभ हो जाता है। उत्थान की अवधि छोटी जरूर होती है तथा जब तक उत्थान चलता रहता है जब तक उस पर अपरदन प्रारंभ नहीं हो जाता।
उनका मानना है कि जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है अपरदन प्रारंभ हो जाता है तथा चक्र के अंत तक जब तक समतल धरातल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो लगातार चलता रहता है। इस तरह उन्होंने उत्थान तथा अपरदन कभी भी साथ साथ नहीं चलते हैं, ऐसा डेविस का मानना है। क्योंकि प्रकृति में अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि ये तथ्य एक तरह से भ्रामक लगता है। किसी भी चीज का जैसे उत्थान जरूर होता है पर उत्थान के साथ उसके साथ अपरदन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित किया जाता है। अब हम जब डेविस की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम जैसे बात करें तो उन्होंने एक मॉडल द्वारा निर्धारित किया कि जो स्थल रूप की कुछ मान्यताएं निर्धारित की। स्थल रूप अंतर्जात व बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। स्थल रूप जो होता है, जो धरातल का जो रूप होता है, वो अंतर्जात और बहिर्जात दोनों तरह के कारकों की पारस्परिक क्रिया का ही प्रतिफल या परिणाम होता है। ठीक है। इसके बाद में वो कहते हैं कि स्थल रूप का जो विकास होता है वह इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है। अर्थात उनका मानना था कि स्थल रूपों का जो स्वरूप होता है वो पर्यावरणीय दशाओं के परिवर्तन के अनुरूप ही होता है। ठीक है। इसके बाद में वो कहते हैं कि नदियां तब तक अपनी घाटी को गहरा करती हैं जब तक कि वे अपने परिवर्तित या क्रमबद्ध न हो जाए। इस स्थिति के बाद नदियां पार्श्विक अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती है। जब तक वो अपने धरातल जो तक प्राप्त न कर जाए तब तक उस स्थिति को बताया उन्होंने। उनका यह भी माना है कि स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है, जबकि डेविस ने यह भी बताया कि परिस्थितियां बस अन्य जो स्थितियां में मंद गति से भी उत्थान हो सकता है। इसके बाद में डेविस ये भी मानते हैं कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता तब तक अपरदन प्रारंभ नहीं होता है। इस तरह डेविस ने अपने एक सिद्धांत की भौगोलिक संरचना के रूप में रेखीय जो आरेख के रूप में उन्होंने अपना सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार वो मानते हैं कि तीन तरह की अवस्थाएं इसमें मुख्य रूप से कार्य करती है। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो उत्थान की जो अवधि होती है वो चक्रीय अवधि के अंतर्गत इसको सम्मिलित नहीं करते हुए अपरदन की तैयारी की प्रारंभिक अवस्था इन्होंने नाम दिया है। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले उत्थान हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें अपरदन की अवस्थाएं पाई जाती है। इनको इन्होंने तीन भागों में विभाजित किया है, जिनको तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था के नाम से विभाजित किया है। तरुणावस्था वो ये कहते हैं कि जब स्थलखंड होता है उत्थान की समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ हो जाता है। पहाड़ियों के जो शिखर होते हैं, जल विभाजक शिखरीय अपरदन जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और सरिताएं जो इस तरह से छोटे छोटे जो भाग होते हैं वो इससे प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं, जिसको सरिता दीर्घाकरण की अवस्था भी इन्होंने कहा है। और ये तीव्र ढाल तथा तीव्र जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह तीव्र वेग के साथ इसमें देखने को मिलता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो अधिकतम परिवहन क्षमता के कारण नदियां बड़े बड़े शिलाखंडों को के माध्यम से जल गर्तन की प्रक्रिया और अपनी जो घाटियों की लंबवत अपरदन द्वारा उनको गहरा करती है। इस प्रक्रिया को घाटी गर्तन भी कहते हैं। जो तरुणावस्था की अवस्था होती है, इसमें नदियां तेज गति से बहती हैं और अधिक तीव्र वेग के साथ अपना अपरदन करती है, जिनको इसके बाद में वो ये कहते हैं कि घाटी गर्तन के कारण निचला जो वक्र होता है, जिसमें इनको डायग्राम के द्वारा दिखाया कि एक अपर कर्व होता है एलसी, यूसी और एलसी के द्वारा इन्होंने दिखाया है। वो कहते हैं कि जो एलसी होता है वो निरंतर घटता जाता है और घाटियों की जो तली होती है वो लगातार गहरी होती जाती है, और उसी तरह परंतु ऊपरी जो वक्र होता है वो शिखर तलों पर लगभग स्थिर रहते हैं, क्योंकि इनका अपरदन अभी तक नहीं होता है। इस तरह सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस तरह तथा तरुणावस्था के अंत में अधिकतम उच्चावच विकसित होता है। संक्षेप में वो ये कहते हैं कि निरपेक्ष जो उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि पार्श्विक अपरदन नगण्य होता है। फिर वो ये कहते हैं कि घाटी की लगातार जो लंबवत अपरदन होता है वो ऊपरी भाग के न्यूनतम अपरदन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि करता है।
घाटियों का वी आकार होता है, जिसके कारण पार्श्व भाग उत्तल ढाल वाले होते हैं तथा इस तरह गार्ज तथा कैनियन का निर्माण होता है। और नदियों की जो अनुधीरीय परिच्छिदिकाएं जल मार्ग में जिसको रैपिड्स कहते हैं तथा जलप्रपात के इस तरह से निर्माण होते हैं। इसके बाद में हम इनकी बात करें प्रौढ़ा व्यवस्था की। प्रौढ़ा व्यवस्था के जैसे ही प्रारंभ होता है तो जो पार्श्विक अपरदन होता है वो प्रारंभ हो जाता है और घाटियां चौड़ी होने लगती है। और इस प्रौढ़ा व्यवस्था को घाटी का चौड़ा होना भी कहा जाता है। अधिकांश जो सरिताएं अपरदन के आधार की मतलब अपरदन के आधार तल के अनुरूप परिवर्णित या बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है, और इससे ये घाटी का गहरा होना कम हो जाता है और ये पार्श्विक जो अपरदन है वो इस तरह से ज्यादा हो जाता है। निरपेक्ष जो उचावच कम होने लगता है, और जो घाटियां अब तक जो वी आकार की घाटियां जो थी वो चौड़ी घाटियों में परिवर्तित होने लगती है। ये घाटियां कम गहरी तथा समतल सम ढाल या सरल रेखी ढाल वाली होती हैं। इसी तरह वो आगे बढ़ते हुए फिर ये कहते हैं कि जब आखिरी जो लेवल होता है इसमें जो अपरदन होता है वो उत्थान कम हो जाता है, मतलब उत्थान उसका बढ़ जाता है, अपरदन उसका बढ़ जाता है। अंत में जो प्रौढ़ावस्था होती है वो मंद जल मार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाने से उसकी जो परिवहन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण घाटी का गर्तन मंद पड़ जाता है। परंतु जो पार्श्विक अपरदन होता है वो घाटियों का चौड़ा होना अधिक सक्रिय होता है। अब हम बात करें जैसे इनका जीर्ण व्यवस्था है, जैसे ही निम्नवर्ती या लंबवत अपरदन स्थगन हो जाता है या घाटी कम गहरी होनी प्रारंभ हो जाती है, परंतु पार्श्विक जो अपरदन होता है घाटी का चौड़ा होने के कारण कार्य अब भी लगातार जो बना रहता है। इस तरह जल विभाजकों के आकार पार्श्विक जो अपरदन होते हैं वो ह्रास होने लगते हैं और परिणाम स्वरूप ऊपरी जो वक्र होता है उसमें तेजी से गिरावट आती है। इस अवस्था में जो ढाल के कम होने के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है वो न्यूनतम हो जाती है, जिस कारण लंबवत अपरदन जो घाटी का नहीं हो पाता है और निरपेक्ष या सापेक्ष दोनों उचावच जो न्यूनतम होते चले जाते हैं। इस तरह जो घाटियों का उथली और अत्यधिक चौड़ी हो जाती है, जिसका पार्श्व ढाल अपरदन अवतलन होता है। इस अवस्थाओं में जो स्थलखंड होते हैं वो निम्न उचावच वाले होते हैं। जिस तरह नदियों पर जो मियांडर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ मैदानों का नदियां जो निर्माण करती है, और इस तरह के जो समतल मैदान होता है डेविस ने उससे पेनीप्लेन या संप्राय मैदान का नाम दिया है। और ये जो इस तरह की जो समतल सतह पर जो उत्तल अवतल ढाल वाले कम ऊंचाई की जो बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियां जो दिखाई देती हैं, इसे डेविस महोदय ने मोनार्डाक नाम की संज्ञा दी है। और मोनार्डाक का जो नामकरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की मोनार्डनाक पहाड़ियों के नाम पर किया गया है। इस तरह से तीन अवस्थाएं वो तरुणा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था और जीर्ण अवस्था, तीन रूपों में इन्होंने पूरे अपरदन चक्र को बताया। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि उत्थान प्रारंभ होता है जिसके साथ अपरदन नहीं होता है, उसके बाद में उत्थान कम हो जाता है, उसके बाद उसके साथ ही अपरदन प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे उत्थान बिल्कुल कम हो जाता है और अपरदन की गति बराबर करते हुए समतल धरातल को प्राप्त करती हैं, जिसमें मोनार्डनाक और संप्राय मैदान जैसी दो स्थलाकृतियां आखिर में हमें अंतिम छोर पर दिखाई देती है या पड़ती है। अब हम बात करें इस सिद्धांत की जो प्रभावी पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं। डेविड का जो मॉडल है या सिद्धांत है ये अत्यधिक सरल तथा व्यवहार्य है, सामान्य रूप से इस तरह से देखने को मिलता है। और डेविस ने अपने जो मॉडल को है वो सुव्यक्त और रोचक सशक्त शैली में प्रस्तुत किया, जिसके कारण लोगों का ध्यान इसकी ओर शीघ्र तरह आकर्षित हो जाता है। और डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर भी इन्होंने आधारित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार तत्कालिक भूविज्ञान में प्रचलित विकासशील विचारधारा को भरपूर समर्थन प्रदान किया गया है। और जो आखिरी रूप में हम देखते हैं कि डेविस के सिद्धांत में स्थल रूपों के विकास से संबंधित भावी कथन तथा पिछली घटनाओं के पुनर्रचन जैसे दोनों ही सामर्थ्य देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करें इस सिद्धांत का कमजोर पक्ष कौन सा होता है। कोई भी सिद्धांत होता है उसकी प्लस और माइनस दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम जब इसके कमजोर पक्ष की बात करें तो डेविस ने उत्थान की संकल्पना मान्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने माना है कि उत्थान होता है पर अपरदन उसके साथ नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अत्यंत मंद गति से चलते रहते हैं। डेविस ने उत्थान तथा अपरदन के बीच की संकल्पना को भ्रामक माना है। इसके अलावा डेविस ये भी कहता है कि भौगोलिक चक्र की 3 अवस्थाएं तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए स्थलखंड को दीर्घकाल तथा स्थिर दशा में रहना होगा, परंतु प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड की दीर्घकालिक स्थिरता संभव नहीं है, क्योंकि स्थलखंड सदा गतिशील रहते हैं। इसके बाद में डेविस ने यह भी माना कि समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, जबकि वास्तव में डेविस का मॉडल समय आधारित मॉडल है और पैंक के अनुसार स्थल रूपों में समय के परिवेश में अनुक्रमिक विकास नहीं होता है। इनके अनुसार स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल न होकर उत्थान तथा अपरदन की दरों से संबंधों पर आधारित होता है, ऐसा पैंक का मानना है। स्ट्रालर है, जेटी हैक है, आर जे चोरले आदि ने डेविस द्वारा प्रस्तुत जो स्थल रूप के बहुत ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को अस्वीकृत करते हुए गतिक संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इस तरह से हम देखते हैं कि डेविस ने जो स्थल रूपों का जो सिद्धांत है उसका एक सामान्य प्रशिक्षण किया, अध्ययन किया और भौगोलिक रूप में एक भौगोलिक चक्र का अपरदन किया, जो स्थलखंड ऊपर उठे हुए और जो नीचे रह गए हैं उनकी एक तरह से उत्थान और अपरदन के साथ व्याख्या की। इसके लिए धन्यवाद।